इतने से भी एक क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत के 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना की जमीन लगभग तैयार हो गई थी। किसकी जमीन तैयार हो गई थी? ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना की। अब अगला मुद्दा यह है कि हम आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। जमीन तैयार हो रही है ब्रिटिश हुकूमत की, पढ़ क्या रहे हैं? जो तैयार हुआ ब्रिटिश हुकूमत की। तो ये जो ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना की जमीन है, ये आधुनिक इतिहास के बराबर कैसे है? तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि ठीक है, ब्रिटिश रूल इज इक्वल्स टू मॉडर्न इंडिया। इसको आपको प्रूफ करना है, प्रूव इट, यही प्रश्न है। फिर इसके दोनों बराबर कैसे है ना? इसको आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना, मैथमेटिक्स टाइप का है कुछ ही। नहीं, मैथमेटिक्स टाइप को बनाया गया है तब मजा आए पढ़ने में। नहीं, इतिहास है ना, वो रुला देता है। इतिहास को इतिहास जैसे अगर पढ़े तो आंख से पानी गिरने लगेगा। कई बार तो 3-4 बार गिर चुके होते कुर्सी पर नींद की। हाँ, एक्चुअली इसकी जमीन तैयार हो रही है। ये है क्या कि मॉडर्न इंडिया इसलिए है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं फार्मूला यूज़ करना है। एक्चुअली ब्रिटिश रूल अगर होगा तो क्या आएगा? इसका मतलब दिस इंप्लाइज इट कम्स इट इफेक्ट, दिस इंप्लाइज इट कम्स इट इफेक्ट्स। इसका तो यही मतलब है ना कि इसका मतलब कि इसका प्रभाव आएगा। ठीक है, प्रभाव आएगा ना। अब प्रभाव का, भाई भारत पर शासन होगा तो ब्रिटिश का ही प्रभाव पड़ेगा ना, जिसका शासन होगा उसी का तो प्रभाव है, इफेक्ट आएगा। अब ये जो प्रभाव है इसका नेचर क्या है? प्रभाव का नेचर क्या है? प्रभाव का वही नेचर है जो ब्रिटिश नेचर है। प्रभाव का नेचर क्या है? वही नेचर है जो ब्रिटिश नेचर है। ठीक है, और ब्रिटिश नेचर कैसा है? ब्रिटिश नेचर मॉडर्न है, क्योंकि वहां पर वो यूरोपीय देश है। ब्रिटिश क्या है? यूरोपीय कंट्री है। और यूरोप में मॉडर्निटी कब आ गई है? 14वीं सेंचुरी में वहां स्टार्ट हो गई है। ब्रिटेन में यानी यूरोप में जो मॉडर्निटी है स्टार्ट कब होती है? 14वीं शताब्दी में। क्योंकि 14वीं सेंचुरी में वहां पर रेनेसां होता है, पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण जो है एक फैक्टर है। पुनर्जागरण क्या होता है? फैक्टर होता है मॉडर्निटी के लिए। रेनेसां ही मॉडर्निटी का फैक्टर है, जिसको कहते पुनर्जागरण। और शुद्ध करें, इसको इजी करें तो इसको अवेयरनेस कह सकते हो आप। पुनर्जागरण क्या कहते हैं? अवेयरनेस, एक जागरण, जागरूकता, अपडेट विद टाइम। इसको कहते समय के अकॉर्डिंग अपने को अपडेट कर लेना। ठीक है, जागरण क्या है? अवेयरनेस क्या है? जैसे अब अवेयर नहीं थे, मतलब हमको पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, इसका कहते हैं अब नॉन अवेयरनेस, इसी को कहते हैं। जैसे बारिश अचानक हो गई और कुछ चीज़ें आपकी बाहर थी वो भीग गई, एकदम खराब हो गई। किसी ने कहा यार बारिश थी, हटा लेते इसको यार। तो हमको पता नहीं था बारिश। बारिश बता गया पहले माइक लगा के, मैं आ रही हूँ, कृपया अपने सामान अपने घरों के अंदर कर लें। ऐसा नहीं सूचना देती बारिश। आपको अपडेट रहना पड़ता है ना। इसका मतलब आप अवेयर नहीं थे। तो समय के अकॉर्डिंग जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो समय चल रहा है, जो इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग अपडेट रहना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग अपडेट रहना ही मॉडर्निटी है। और वही उसी को कहते हैं पुनर्जागरण। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। तो अपडेट रहने के प्रोसेस को, प्रोसेस टू बीइंग अपडेट, प्रोसेस टू बीइंग अपडेट क्या है? इज कॉल्ड रेनेसां।
इस कॉल्ड रेनेसा, इस कैन कॉल्ड रेनेसा, इसको पुनर्जागरण कहा जा सकता है, जागरण कहा जा सकता है। ठीक है, अपने आप को अपडेट कर लेना। तो चूंकि वहां की परिस्थिति, जागरण है ही है यार, कि जो परिस्थितियां, जो जरूरत है, समय की मांग है, समय की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आप अपडेट नहीं है, आपको चलना चाहिए, तो ये होना चाहिए। इसका आप फिर पिछड़ापन के शिकार हो जाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। किससे? उन लोगों से जो अपडेट हैं। ठीक है ना? इसके लिए ज़रूरी है कि पुनर्जागरण हो, अवेयरनेस हो। इसको कहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट। इस पुनर्जागरण को क्या कहते हैं? रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन। ये सुधार आंदोलन धर्म में, लोगों में सुधार बिल्कुल पहले से इतिहास ने क्लियर कर दिया कि लोगों में सुधार तभी हो सकता है लोग जब सामाजिक और धार्मिक रूप से सुधरेंगे। क्योंकि लोग बिगड़े नहीं है, लोग सामाजिक और धार्मिक रूप से बिगड़े हुए हैं। लोगों में बिगड़ने का एकमात्र कारण है उसकी सामाजिक व्यवस्था और उसका धर्म। ठीक है, तो उसमें जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट है, आंदोलन है, इसको रिफॉर्म मूवमेंट हम कहते हैं, वही रेनेसा कहलाता है। ठीक है, तो यूरोप में 14वीं सेंचुरी में रेनेसा आ चुका है। कुल मिलाकर के यूरोप के देश आधुनिक हो गए हैं। मैं रेनेसा बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब मैं मॉडर्निटी पे उठाऊंगा। यूरोप आधुनिक है, तो वो आधुनिक है, उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा कब? जब उसका कब्जा हो जाएगा। तो भारत पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इसका नेचर क्या है? मॉडर्न है। ठीक है, तो अब इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? मॉडर्न। मॉडर्न प्रभाव पड़ा, और जब भारत पर भी मॉडर्न प्रभाव पड़ेगा इंडिया, तो इस तरह इंडिया भी क्या चेंज आएगा? ये प्रभाव पड़ने का मतलब चेंज, प्रभाव पड़ने का क्या मतलब है? चेंज। ये हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंडिया। ये ब्रिटिश रूल इज इक्वल्स टू मॉडर्न इंडिया, यही हमको सिद्ध करना था। दिस इज प्रूव्ड। समझ में आ गया है? ये छोटे में जितना चाहे उतना फैला के लिखो, चाहे सिकोड़ के लिखो, आपकी मर्जी। जितना शब्द मांगे उतने शब्द में लिखो। अब आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। जाना है क्या? अभी समय है यार, बैठो। तो कुल मिलाकर के ये, अब हमने कहा कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ रही है, जमीन तैयार हुई है। इसका मतलब उसका प्रभाव यानी मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में है। इसलिए भारत में फिर मॉडर्निटी। भारत में यार ब्रिटिश हुकूमत ना आता तो क्या आधुनिकता आ सकती थी? वैसे अगर देखें हम तो भारत में आधुनिकीकरण कब शुरू हुआ है? मैंने पहले कहा कि पुनर्जागरण से स्टार्ट होता है, तो भारत में पुनर्जागरण कब स्टार्ट हुआ है? भारत में पुनर्जागरण कब स्टार्ट हुआ है? 19वीं शताब्दी में, फ्रॉम द 3rd डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। भारत में जो रेनेसा है, जो पुनर्जागरण है, वो स्टार्ट हुआ है कहां से? मैं वो घटना एग्जैक्टली बताऊं। 1829 ब्रह्म समाज की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्म सोसाइटी या ब्रह्म समाज। इसके फाउंडर रहे हैं कौन? राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना के साथ भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, सिस्टमेटिक। तो फिर ऐसे में तो यहां से आधुनिकीकरण होनी चाहिए, हुआ ही।
लेकिन इस पर भी अगर हम देखें, इस रेनेसां के बारे में देखें, भारत में भारत की रेनेसां के बारे में अगर हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया, लेकिन असली काम तो अंग्रेजों ने ही किया है। भाई राजा राम मोहन राय ने क्या किया, सती प्रथा गलत है, नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह गलत है, नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सारे लोगों का नाम ले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासेन, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे और भी तमाम लोग हैं, समाज सुधारक। ठीक है, इन सारे लोगों ने जो भारत में फैली हुई परंपरा और कुरीतियां रूढ़वादी थे, जैसे जिसके कारण कुछ कुप्रथाएं, रिचुअल्स इज रनिंग एट दैट टाइम, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह निषेध प्रथा, विधवाओं का दोबारा विवाह नहीं हो सकता, विधवा पुनर्विवाह निषेध प्रथा, शिशुवध, बाल हत्या जिसको कहते हैं, बलि वली के नाम पर, मन्नतें पूरी करने के नाम पर छोटे बालकों की हत्या कर देना, बलि। अब बड़े लोग तो अपने आप को मारने की इजाजत देंगे नहीं ना, कि चलो मेरी फिर हत्या करना। छोटे बच्चे को पकड़ के हाथ पैर बांध के काट देते थे, देवी जी को खुश करने के चक्कर में। उड़ीसा की एक खोंड जनजाति थी, वहां नरबली प्रथा थी, बहुत कुप्रथाएं थी। फिर ऐसे ही बालिकाओं का जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देना, बालिकाओं को मार देते थे। अभी लोग अपनी सामाजिक प्रथा समझने लगे थे, जैसे विधवा विवाह निषेध प्रथा, सती प्रथा, वैसे ही ये शिशु वध में ये बालिका वध भी आ जाता है, बच्चियों के जन्म लेते ही उसकी हत्या कर देते थे। ये सब, अच्छा ये सब ज्यादातर राजपूतों में था, क्योंकि राजपूतों में उस समय जब तुर्कों का अटैक हुआ तो यहाँ एक माहौल बना, तो जो जौहर शुरू हुआ, तो महिलाओं ने जौहर करना शुरू किया तुर्कों के हाथों से बचने के लिए। और फिर पुत्रियों वगैरह के मान सम्मान की रक्षा के लिए फिर राजपूतों ने क्या किया कि तुर्कों के हाथों में ना पड़ने पाए उनको मार देते थे, केवल एक मात्र उद्देश्य था। तो समय के अकॉर्डिंग फिर वो चेंज हो जाना चाहिए, चलो ठीक है, मान सम्मान ठीक है। फिर परिस्थितियां बदली, अकबर ने सुलह कुल की नीति लागू की, उसके बाद इतनी जबरदस्ती बंद हो गई, लगभग कम हो गई, नई नई चीजें आई, नई सामाजिक व्यवस्था आई। लेकिन अब उन लोगों की ये प्रथाओं को जारी रखा उन लोगों ने, किस आधार पर, ये परंपरावाद के आधार पर, कि ये हमारे धर्म का अंग है, हमारे समाज का हिस्सा है, ये हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग संचालित। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। ये लोग लोगों को जागृत, अंग्रेज आए, शासन सत्ता डायरेक्ट नहीं, लेकिन तभी प्रभाव उनका ही था, लेकिन उन लोगों ने बहुत इंटरफेयर किया नहीं, क्योंकि भारत का सामाजिक मामला था। अब उनको भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी थी, जो कुछ भी था उसको संचालित करना था, एक प्रकार सत्ता ही संचालित करना था। तो अगर भारत के लोगों को अपने विरोध में, अच्छा लोग विरोध में सबसे ज्यादा इकट्ठा नहीं एकाग्रचित होकर के कब खड़े होते हैं, गैदरिंग कब होती है लोगों की किसी एक व्यवस्था के खिलाफ, मिल करके आपसी द्वेष भावना को भुला करके इकट्ठा कब होते हैं। सामाजिक और धार्मिक मामलों में लोग आपसी दुश्मनी भूल जाते और इकट्ठा खड़े हो जाते हैं, यही वो मामला है। मामला अगर धार्मिक है, धर्म से प्रेरित है, देखो कैसे लोग इकट्ठा होते हैं, वो आपस की छोटे मोटे झगड़े भूल जाते हैं, रोड पर खड़े हो जाएंगे तुरंत। तो अंग्रेजों ने हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया कि भाई हमको शासन करना है। अब यहाँ शासन हम इसलिए कर पा रहे हैं कि लोगों को हम फूट डाल रहे हैं, अलग अलग करके इनकी ताकत छोटी कर देते, जीत लेते हैं, लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए कर रहे हैं। अब अगर जनता को हम अपने खिलाफ, क्योंकि जनता फिर हमारे खिलाफ हो जाएगी, और जनता अगर एकजुट होकर के हमारे खिलाफ हो गई तो फिर हमारा शासन तो ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए उनको शासन करना, इसलिए जनता के सामाजिक मामलों में उनको हस्तक्षेप करना ही नहीं है, चाहे जितनी प्रथाएं हों। इसलिए अंग्रेजों ने इंटरफेयर नहीं किया। तो अंग्रेजों ने इंटरफेयर कब किया, जब यही के लोग यही की प्रथा के खिलाफ खड़े हुए। तो राजा राम मोहन राय ऐसे जैसे लोग समझाना जब शुरू किए, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं, उस पर भी मतैक्यता नहीं बनी। मतलब
एकजुटता, एक रूपता, एक यूनिफॉर्मिटी ऑन द थॉट नहीं बना, विचारों में एक रूपता नहीं है। अंग्रेजों को सिर्फ मौका मिल गया कि यहीं के लोग चाहते हैं कि यह प्रथा खत्म हो। उसके पीछे कई लोग भी थे, समाज था पूरा, हालांकि कुछ लोग नहीं थे। दो खेमे में दो गुटों में बढ़ गया, तो अंग्रेजों ने एक्ट बनाकर, अधिनियम बना करके ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त किया। आपराधिक अधिनियम बनाए, एक्ट ऑफ 1829 सेक्शन 17 सती प्रथा को उन्मूलित कर दिया। फिर से विधवा विडो रीमैरिज एक्ट 1856 विडो रीमैरिज को प्रमोट कर दिया। ठीक है, ऐसे और भी तमाम अधिनियम, दास प्रथा को बंद कर दिया, दास व्यापार को खत्म कर दिया अधिनियम बना करके। ठीक है, कुल मिला करके फिर अंग्रेजों ने अधिनियम बना करके इनसे सारे प्रथाओं को, सारी कुरीतियों को क्या किया, इनलीगल घोषित कर दिया और फिर आपराधिक घोषित कर दिया, क्राइम। और फिर दंड व्यवस्था उनकी देखिए, पनिशमेंट, सीधे मृत्युदंड, छोटे छोटे मामलों में भी मृत्युदंड। अंग्रेजों का लॉ एंड ऑर्डर कठोर था, तो लोगों ने फिर ये सब प्रथाएं खत्म करी। यानी खत्म करने में भी काम आया अंग्रेजों का ही नियम, अधिनियम। तो यहां पर मॉडर्निटी को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ के लोग जागरूक होकर के सती प्रथा हटाए, अंग्रेजों के अधिनियम से हटाए। अभी हमारे सोचने, कुछ लोग तो माने, कुछ लोग नहीं माने, अधिनियम के डर के मारे। तो वो कौन लोग हैं जो जागरूक हुए और सती प्रथा को अवॉइड किए? वो कौन लोग हैं जो अधिनियम के डर के मारे सती प्रथा को अवॉइड किए? अवॉइड होने वाले में दोनों लोग हैं। इसीलिए वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में थोड़ा भेद हो जाता है। ठीक है, अलग अलग समूह बन जाते हैं। नहीं समझे? समझ गए? तो खैर, यहां से पुनर्जागरण की शुरुआत होती, भारत में भी रेनेसां आता है, यहां से होना। लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव, हमने कहा कि इनका प्रभाव है, ये अधिनियम वगैरह इनका प्रभाव है, ये सारी चीजें समाप्त तो हो रही हैं। वो मॉडर्निटी के लिए भी जिम्मेदार हैं और वेस्टर्नाइजेशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो अब पता चले कि इनको, रेनेसां को पूरी तरीके से जिम्मेदार भी तो नहीं ठहराया जा सकता यहाँ के मॉडर्नाइजेशन के लिए। फिर भी हमको अंग्रेजों को ढूंढना पड़ता है, कहाँ गए भाई, इन्होंने अधिनियम न बनाया होता सती प्रथा न जाता, है ना। इनका एक्ट, अधिनियम ना आया होता, सती प्रथा ना समाप्त होता, विडो रीमैरिज बहाल ना होता फिर से, तब फिर आधुनिक भारत स्टार्ट यहां से होना था। फिर नाम आ गया फिर तो अंग्रेजों से ही। इसीलिए जब अंग्रेजों के शासन की जमीन बनी ना, तो भारत में भी कुछ अच्छा होने की जमीन तैयार होने की संभावना बन गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, भारत में भी कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए एक कारण तो ये, और दूसरा, अच्छा अभी आपने जब पूछा ना कहाँ से स्टार्ट है, तो यूरोपियों आगमन वगैरह से। अकेले यूरोपियों का आगमन से हम स्टार्ट करते, लेकिन सिलेबस वहाँ से नहीं है। यूरोपियों के आगमन से इसलिए स्टार्ट होता है पढ़ाना, क्योंकि फिर फाइनली तो हमको ढूंढना इन्हीं को पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए फिर फाइनली तो यहीं से ढूंढना पड़ता है। तो पता चलता जब यहाँ से कुछ, यहाँ का कोई फैक्टर ही खास करके नहीं, स्पेशली नहीं है, सारे फैक्टर उधर के ही है, फिर फैक्टर कौन है? पता चला ब्रिटिशर्स हैं। तो फिर पता करो ब्रिटिशर्स कौन है, तो पता चला यूरोप का कोई एक कंट्री है, वो ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पर व्यापार के लिए और यहाँ पर अपने को अस्थायी कर लिया। व्यापार में उसका सिक्का जम गया। अच्छा, तो फिर यूरोप चलो, तो यूरोप क्या है? अब जो हमको नहीं पता हो तो पूछेंगे ही, अंग्रेज कौन है? बोले अंग्रेज यूरोप के हैं, एक देश है, वो ऐसे ऐसे आकर के। अच्छा, ये यूरोप क्या है? अब पहली बार सुनेंगे तो पूछेंगे ना, हमने राष्ट्र राज्य की बात की, साम्राज्य की बात की। अब क्वेश्चन तो यहाँ भी है कि साम्राज्य क्या है हमको नहीं पता है तो बताइए, राज्य हमको नहीं पता है तो बताइए, राष्ट्र हमको नहीं पता है तो बताइए। सुन के अवॉइड नहीं करना है ना। कि यूरोप क्या है? बोले यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट में कई द्वीप होते हैं, वो देश के रूप में होते, कई देश होते हैं।
उसी में से एक देश है वहां पर। अच्छा अच्छा, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की जिम्मेदार थी कि वहां रेनेसां सबसे पहले, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन जिम्मेदार है जो रेनेसां हुआ। तो अब अंग्रेजों के बारे में जानना है तो यूरोप के बारे में जानना पड़ेगा। भारत के रेफरेंस में ही देखना है तो भारत में लगभग यूरोपियों ने ट्राई किया है, सफल हुए नहीं है लेकिन ट्राई तो किया। तो फिर हमको आधुनिक भारत के लिए उठाना पड़ता है कहां से, यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यहां से स्टार्ट होता है। क्यों आए, पहला टॉपिक, इसका मतलब नहीं कि आधुनिक भारत की शुरुआत यहां से होती है, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, यूरोपियों का आगमन होता है भारत में, ठीक है, पता करने के लिए अंग्रेज कौन है, अंग्रेज यूरोपियन से, फिर यूरोप क्या है, तो फिर चलो देखते हैं यूरोप। ठीक है, तो यूरोपियों का भारत आगमन हुआ, साथ ही साथ अंग्रेज भी आए, यूरोप कई देश आए, उसमें अंग्रेज भी एक देश थे, वो भी आए, वो टिक गए, बाकी लोग चले गए। क्या हुआ वो पढ़ने पर पता चलेगा। पहला टॉपिक तो यही है, इन लोगों का आगमन, फिर अंग्रेज कैसे टिक गए, कैसे लोग गए, जो भी है। और दूसरा जो टॉपिक है, यहां पर चल क्या रहा है, ये तो भारत से वहां से आए, क्यों आए, उद्देश्य, उद्देश्य ट्रेड, व्यापार, उद्देश्य व्यापार है, व्यापार करने आए। इसका मतलब इसके पहले व्यापार नहीं हो रहा था। अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले यूरोप के साथ व्यापार हो रहा था कि नहीं हो रहा था, व्यापार तो बहुत पहले से हो रहा था। लेकिन एक नए पैटर्न, जो आधुनिक पैटर्न है, न्यू पैटर्न, न्यू रास्ता, न्यू तरीका, ठीक है, उस पैटर्न का जो व्यापार है एक्चुअली यहां पर स्टार्ट होता है। वो एक ट्रेडिशंस पर आधारित व्यापार था जो पहले चल रहा था प्राचीन काल से मध्यकाल में। ये एक रिफॉर्म्ड ट्रेडिशन है, सुधरा हुआ, ये जो परंपराएं थी उसका सुधार है, ये रिफॉर्म ट्रेडिशन। ठीक है, एक नया, तो नए आधुनिक व्यापार का ये स्टार्ट है। तो यूरोपियों का आगमन व्यापार के लिए होता है। यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर यहां की दशा किस रूप में देखेंगे, यहां की राजनैतिक दशा। तो दूसरे टॉपिक में क्या है, भारत की राजनैतिक दशा, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। या हम यूरोपियों का आगमन, अब देखिए हमें भारत की राजनीतिक दशा इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर हम औरंगजेब के बाद ही ना पढ़ेंगे, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब तक तो मध्यकाल इतिहास है ना, वो हम पढ़ चुके हैं। औरंगजेब के बाद जो भारत की राजनीतिक दशा है, पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके तुलना में, उसके साथ साथ हम यूरोपियों को लेके चलेंगे, यूरोपियों का। ठीक है, तो एक डेट कंपैरिजन होगा। एक्चुअली भारत की राजनीतिक दशा क्या चल रहा है इस समय, तो व्यापार तो बहुत पहले से 1498 से है, वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, व्यापार तो बहुत पहले से, लेकिन इन यूरोपियों को हम कब से जोड़ के पढ़ेंगे,
मॉडर्न हिस्ट्री में, भारत के आधुनिक इतिहास में, तो उस राजनीतिक दशा को उठाएं हम जब से कुछ वो प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि हमने प्रभाव के रूप में ही तो अभी तो हमने क्या देखा, ब्रिटिश हुकूमत मतलब ब्रिटिश प्रभाव मतलब मॉडर्निटी मतलब भारत मॉडर्न इंडिया, यही तो प्रूव किया है। तो वो कब से स्टार्ट हो सकता है वो प्रभाव इफेक्ट पड़ना? औरंगजेब तक तो सुनने वाले नहीं थे, औरंगजेब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि औरंगजेब तक के शासक वो अपनी ही सुनते थे, वो किसी की सुनते ही नहीं थे। उनको लगता था वो जो कह रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि एक मोनोपोली थी, कोई समानांतर ऐसी शक्ति नहीं थी जो उनको कंट्रोल कर सके, क्योंकि तलवार का शासन था, जिसके हाथ में तलवार की ताकत है वही सर्वसत्ता है। तो ये लोग शक्तिशाली थे, फिर किसी की क्यों सुनेंगे, नहीं सुनते थे। औरंगजेब के बाद की जब दशा खराब हुई है तभी प्रभाव पड़ सकता है। तो आप ये देख लो यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर चल रहा है मुगल साम्राज्य का पतन। पतन मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, ये भारत की राजनीतिक दशा है, ये स्टार्टिंग है। इसके साथ में दोनों को मिला के, इसी डेट में दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा। लेकिन थोड़ा परिचय के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको पहले से शुरू करते हैं, ताकि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी तो मिल जाए, पता तो हो जाए, इसलिए थोड़ा पहले, लेकिन चलता इसी के साथ ही है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम किया है अभी तय कि पढ़ना आधुनिक भारत कहते हैं, इसमें आधुनिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक शब्द से उठा करके चीज़ों को लेके चलना है। टॉपिक मैंने कहाँ शुरू करना है, यूरोपियों का आगमन, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला टॉपिक यही है, बाकी सारे टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, पहले एक ब्रीफ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक मॉडर्नाइजेशन का पूरा परिचय कि जो कुछ भी, व्हाट इज द मॉडर्नाइजेशन, मुद्दा ये है, सारी चीजें, लेकिन व्हाट इज द मॉडर्नाइजेशन, ये बिल्कुल अछूता है, इसको पकड़ना है। तो आधुनिक इतिहास तो पता है, बट आधुनिक क्या है, मॉडर्निटी क्या है, ये चीज, इसके बारे में थोड़ा सा व्हाट इज द मॉडर्निटी, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए की जन्मदाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यही जन्मदाता है मॉडर्निटी ना हो तो काहे की मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये मॉडर्निटी क्या है, अब आप एक तुलना लेके चलिए समानांतर। इसके पहले मध्य है, मिडल, इसमें क्या है जो यहां पर नया होगा, तुलनात्मक लेके चलेंगे तो क्लियरेंस बन जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, मैंने पहले कहा कि मॉडर्निटी आती है कहां से, मॉडर्निटी आती है कहां से, रेनेसां, यानी पुनर्जागरण से। मॉडर्निटी कैसे आती है, पुनर्जागरण से। जाहिर सी बात है, जो जागरण है, ये जो अवेयरनेस है, ये कुछ यहाँ की जो व्यवस्था है उसी पर है, कुछ यहाँ की व्यवस्था है उसी पर है। मिडवल में, मिडवल कल्चर और ये मॉडर्न कल्चर, दोनों में चेंज के तत्व क्या हैं, दोनों में परिवर्तन के तत्व क्या हैं। वही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था,
कल्चर के फील्ड क्या है? कल्चर का क्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, यही कल्चर का फील्ड है। तो उस फील्ड में पॉलिटिक्स में हम लोगों ने देखा सामंतवादी व्यवस्था, समाज में भी एक ड्यूअल समाज, मतलब एक ड्यूअलिज्म देखा। यहाँ पर क्या देखा? मध्यकाल में एक ड्यूअलिज्म देखा, एक अधिकार से हटा करके वो अधिकार जो है दो लोगों में, कुछ लोगों में बटा है। यहाँ पर सबके अधिकारों की चर्चा होती है। ठीक है, तो इस पर कल हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मॉडर्निटी पर चर्चा कल हम लोग करेंगे, क्या है एक परिचय लेंगे मॉडर्निटी का फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट तो यूरोप से होगा, फिर भारत हम लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं। आज यहीं